हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। कई बार आपने देखा है कि मेरे पास ग्रुप नहीं है स्टडी के लिए, मैं ग्रुप स्टडी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपने ये भी तो देखा है ग्रुप स्टडी से कहीं बेहतर आपकी सेल्फ स्टडी मायने रखती है। जितने भी सफल छात्र हैं वो ग्रुप स्टडी पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। अगर आप हमेशा मन में ये लाते हैं कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं ये बुक्स नहीं खरीद सकता, वो बुक्स नहीं खरीद सकता, तो ये भी एक गलत धारणा है। क्योंकि जो गरीब छात्र जो सक्सेस होते हैं, सफलता पाते हैं, उनके पास भी उतने संसाधन नहीं होते हैं जितने एक और सामान्य छात्र के पास, लेकिन वो उसी संसाधनों से अपने आप को सफलता की तरफ अग्रसित करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। तो ग्रुप स्टडी भी मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ स्टडी ग्रुप स्टडी पर कहीं ज़्यादा भारी बैठती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास 4 लोग नहीं है पढ़ने के लिए, मुझे वो माहौल नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इससे बाहर निकलिए। अकेले आप जितना एकांत होकर पढ़ सकते हैं वो आप ग्रुप में नहीं पढ़ सकते। चलिए अब आज की न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कृषि कानूनों पर रोक के संकेत। गतिरोध से निपटने के सरकार के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब क्या रोक सरकार लगाएगी या सुप्रीम कोर्ट लगाए। दूसरी न्यूज़ है कि महिला चालक दल के साथ एयर इंडिया ने रचा इतिहास। जिस तरीके से AI-176 अटलांटिक को पार करके आया है, और ये कल की भी न्यूज़ में था, लेकिन वो कल पहुंचने वाला था और आज पहुंच गया है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस न्यूज़ में क्या है। और तीसरी न्यूज़ है कि विदेश से भी हो सकेगा डीएल के नवीनीकरण का आवेदन, यानी कि रिन्यू कराने के लिए अब आप विदेश से भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसी सरकार ने व्यवस्था कर दी है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कृषि कानूनों पर रोक के संकेत। 1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गतिरोध पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समस्या से निपटने के तरीके पर सोमवार को गहरी निराशा जताते हुए अदालत ने कहा कि सरकार कानून के अमल पर रोक लगाएगी या कोर्ट लगाए। यह रोक किस हद तक लगेगी इसका फैसला तो मंगलवार को आएगा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कमेटी बनेगी। संभवतः पूर्व CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बन सकती है। प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि हमने बहुत वक्त दिया, लेकिन आप हल नहीं निकाल पाए। हम वार्ता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है वह बहुत निराशाजनक है। सरकार कह रही है कि वार्ता चल रही है, लेकिन किस तरह बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है महिला चालक दल के साथ एयर इंडिया ने रचा इतिहास। 4 महिला कप्तानों के साथ एयर इंडिया ने नया इतिहास रचा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुए एयर इंडिया के विमान ने सोमवार तड़के 3:45 पर बेंगलुरु के कैपगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस विमान के चालक दल में सभी महिलाएं थीं। यह एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान है। इस उड़ान का संचालन अटलांटिक रूट से किया गया है, जिससे समय और ईंधन की बचत हुई है। सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु के बीच सीधी दूरी 13,993 किलोमीटर है और इनके टाइम जोन में 13.5 घंटे का फर्क है। इस दूरी को तय करने में 17 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। बेंगलुरु में विमान लैंड होने के बाद एयरपोर्ट कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापा गरी तन्मई, कैप्टन आकांक्षा सोनावरे और कैप्टन शिवानी मनहास के स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनने के बाद कैप्टन जोया अग्रवाल ने कहा, आज हमने केवल उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरकर ही इतिहास नहीं रचा, बल्कि सभी महिला पायलटों के साथ हमने यह सफल उड़ान भरी है। नेक्स्ट है विदेश से भी हो सकेगा डीएल के नवीनीकरण का आवेदन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी कि IDP के नवीनीकरण में बड़ी सहूलियत दी है। विदेश में रह रहे यही IDP यानी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की अवधि समाप्त हो रही हो तो उसके नवीनीकरण के लिए वहीं से आवेदन किया जा सकता है।
पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि विदेश में रहते हुए यदि आईडीपी की अवधि समाप्त हो रही हो तो उसका नवीकरण कराया जा सके, लेकिन नियमों में संशोधन करने के बाद भारतीय नागरिक विदेश ने में भारतीय दूतावास का यह मिशन के जरिए लाइसेंस के नवीनीकरण का आवेदन कर सकेंगे, जिससे देश के वाहन पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में मेडिकल सर्टिफिकेट तथा भारत में आवेदन के समय वैध वीजा की शर्तें भी हटा दी गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि अमेरिकी संसद ने ट्रंप, यहाँ पर होगा ने और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की है। अमेरिकी संसद में जो गतिरोध चल रहा था, यानी कि ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं थे, अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन और जिस तरीके से सदन में जो एक आप कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आने की बात हो रही थी, उसमें भी ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया और संसद पर हमला करवाया। तो उससे जो सदन है अब वो महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर रहा है और लगभग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप पर पिछले हफ्ते कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद पर हमले के लिए अपने समर्थकों को भड़काने का आरोप है। ट्रंप के खिलाफ विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित महाभियोग विधेयक को अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है। जेमी रस्किन, डेविड सिसलिने और टेड ल्यू द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक को निचले सदन के 211 सदस्यों ने समर्थन दिया है। महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति के 6 जनवरी के भाषण को विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों को संसद पर कब्जा करने के लिए उकसाया था। उनके इस बयान के बाद पिछले बुधवार को भड़की हिंसा के चलते संसद में इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी थी और कैपिटल पुलिस को के 2 अधिकारियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है एनपीए दोगुना होने के आसार, ये स्टेटमेंट दिया है आरबीआई ने। दूसरी न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन सरकार की प्राथमिकता में शामिल। और तीसरी न्यूज़ है कि कई सेक्टरों में बुनियादी ढांचे पर निवेश की दरकार। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं, एनपीए दोगुना होने के आसार। अब एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जब किसी को कर्ज दिया जाता है और वो कर्ज वापस बैंक के पास नहीं आता है तो उसे एनपीए बोलते हैं। जैसे हमारे विजय माल्या ने जितना कर्ज लिया था वो एनपीए में आ गया है, और भी जितने भगोड़े, नीरव मोदी, ये सभी एनपीए में आ गया है। या फिर किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को ब्याज यानी कि जो ब्याज पर लोन दिया जाता है, अगर वो वापस नहीं आता तो वो एनपीए में शामिल हो जाता है। और इस समय वाकई में हर बैंक पर बहुत बड़ा एनपीए है। देश कोरोना के दुष्चक्र से बाहर निकल रहा है तो इसके आर्थिक दुष्परिणामों की तस्वीर साफ होने लगी है। सोमवार को जारी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि कोरोना महामारी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आया है। इसमें फंसे कर्ज का स्तर बढ़ेगा और बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। अभी केंद्रीय बैंक की तरफ से कोरोना को देखते हुए फंसे कर्ज से संबंधित नियम लचीले किए गए हैं, लेकिन उन्हें हटाने के बाद एनपीए का स्तर काफी बढ़ सकता है। बैंकों के पास फंड की कमी होगी और मुनाफे पर इसका असर दिखाई देगा। आरबीआई के मुताबिक सितंबर 2020 में सभी वाणिज्यिक बैंकों का ग्रॉस एनपीए 7.5% था, जो सितंबर 2021 तक 14.3% तक पहुंच सकता है। बैंकों का जितना एनपीए होता है उसी अनुपात में उन्हें अपने मुनाफे से एक हिस्से राशि का समायोजन करना होता है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि बैंकों को इस बड़े एनपीओ के समायोजन के लिए ज्यादा अतिरिक्त राशि चाहिए। बैंकों को इन चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन सरकार की प्राथमिकता में शामिल। अब आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए सरकार कई और सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई स्कीम से जोड़ सकती है। अब ये पीएलआई स्कीम क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। यह उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। यह योजना भारत में निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। पीएलआई योजना के तहत उत्पादन इकाइयों को इसमें सकल उत्पादन पर 5% की प्रोत्साहन राशि देय होगी, किंतु यह राशि तभी देय होगी जब उत्पादन में प्रति वर्ष या लगातार वृद्धि हो रही हो। नवंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सेक्टर को पीएलआई स्कीम में जोड़ने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव की घोषणा की थी। उससे पहले मार्च में मोबाइल फोन और मेडिकल उपकरण के निर्माण के प्रोत्साहन को पीएलआई की घोषणा की गई थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए 24 सेक्टरों की पहचान की है। इनमें से अब तक 12 सेक्टर को पीएलआई स्कीम से जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, कई सेक्टरों में बुनियादी ढांचे पर निवेश की दरकार। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश कह लीजिए, और जो पिछड़े राज्य हैं जैसे झारखंड हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ भी है, ऐसे इन सब राज्यों में अभी जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो अभी बहुत कम है। यानी कि अगर हम घनत्व के बारे में बात करें, प्रति व्यक्ति के उस आंकड़ों पर बात करें, तो यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो ये आने वाला बजट है वो इस सेक्टर के लिए कई प्रोत्साहन पैकेज लेकर आएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे अपेक्षाकृत कम आबादी वाले राज्यों के उद्योग जगत को भी आगामी बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती दिए जाने के उपायों की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में आम जनता से लेकर कारोबारी जगत तक चाहता है कि हेल्थ केयर इंफ्रा पर सरकार पर्याप्त ध्यान दे और नए हॉस्पिटल खुले ताकि इस सेक्टर की कंपनियों के लिए बेहतर मौके बने। प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह का मानना है कि डिजिटल इंडिया का सपना सच में तभी साकार हो सकता है जब हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े चिकित्सा संसाधनों से ऑनलाइन जुड़ जाएगा। ऑनलाइन परामर्श और कंसल्टेंसी की सुविधा मजबूत होने से बाहर के मरीजों को भी राज्य में इलाज के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, जिससे विभिन्न कारोबारों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, लोगों के हाथों में पहुंचाना होगा पैसा। आम जन के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने से सरकार को वैसे ही राजनीतिक लाभ होगा जैसे कांग्रेस को 2009 में मनरेगा लागू करने से हुआ था। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, उदाहरण पेश करती योगी सरकार। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे काम अपने हाथ में लेकर पूरे किए हैं जो कठिन माने जाते थे। वो कार्य क्या है इस आर्टिकल में देखेंगे। इसके लेखक हैं कपिल त्यागी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीसरा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। सरकार कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार पर नाराजगी दिखाई है उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, लोगों के हाथ में पहुंचाना होगा पैसा। कुछ दिन बाद देश का आम बजट पेश होगा। कोरोना की मार से ग्रस्त अर्थव्यवस्था के दौर में बजट से उम्मीदें बढ़ना और स्वाभाविक है। ऐसे में कुछ अपेक्षाओं को लेकर सरकार को अपने सुझावों से अवगत कराना उपयोगी होगा। बजट मूल रूप से सरकार के आय एवं व्यय का ब्यौरा ही होता है, तो हमारे सुझावों की दिशा भी उसी प्रकार से निर्धारित होगी। पहले आमदनी की तस्वीर पर ही गौर करते हैं। चूंकि नया बजट अनुमान आधारित होता है तो आय व्यय के लिए हमें पिछले वर्ष यानी 19-20 के आंकड़ों को ही आधार बनाना होगा। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से 3.1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, और इसमें पहला सुझाव है कि इसमें बढ़ोतरी कर उसके माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा जाए। संभव है कि इसमें देसी उद्यमी कम टैक्स वाले देशों का रुख कर सकते हैं, तो हमें उन देशों के साथ दोहरे कराधान वाले समझौते में कुछ बदलाव करना होगा। बजट को लेकर दूसरा सुझाव व्यक्तिगत आयकर की दर में से जुड़ा है। वर्ष 2019-20 में सरकार ने इसे 2.8 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसकी दर भी बढ़ाकर
इससे 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। हालांकि इसमें उच्च एवं मध्यम वर्ग की आय और उनके द्वारा उत्पादन की मांग प्रभावित होगी, पर उसकी भरपाई दूसरे विकल्पों से संभव है, जिसकी चर्चा आगे होगी। तीसरा सुझाव जीएसटी की दर है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इस स्रोत में से 6.1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसकी दर घटाकर इसे भी 4 लाख करोड़ रुपए के संग्रह वाले लक्ष्य से जोड़ा जाएगा। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और मांग बढ़ेगी। चौथा सुझाव आयात कर की दर है। वर्ष 2019-20 में सरकार को इसमें 60,000 करोड़ रुपए मिले, इसकी दर 3 गुना बढ़ा देनी चाहिए, इससे कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिले। आयात कर बढ़ाने से घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बाजार में मांग बढ़ेगी और घरेलू अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। पांचवा सुझाव केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का है। वर्ष 2019-20 में केंद्र को इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसकी दर बढ़ा दी जाए, जिससे कि इसे भी 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिले। इस मद में अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों का होता है। उनके दाम बढ़ने से आम आदमी को झटका लगेगा, लेकिन इसकी भरपाई जीएसटी की दर घटाने एवं अन्य तरीकों से भी संभव हो सकती है। इसमें पेट्रो उत्पादों की मांग घटेगी और उनके आयात में भी कमी आएगी। विदेशी व्यापार संतुलित होगा, रुपए का मूल्य चढ़ेगा। इसके अतिरिक्त केंद्रों के अन्य मदों में 4.3 लाख करोड़ रुपए और ऋणों से 7.7 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। इन्हें यथावत रहने दें। इस प्रकार 2019-20 में सरकार का जो बजट 27 लाख करोड़ रुपए रहा, उसकी तुलना में आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध हो जाएगी। मूल बात यही है कि सरकार खर्च को उच्च वर्ग से हटाकर आम वर्ग की ओर मोड़ना चाहिए। इससे विदेशी वस्तुओं के उपभोग में कमी आएगी। इसका प्रभाव यही होगा कि बाजार में घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिससे घरेलू उत्पादन, रोजगार सृजन और मांग का सूचक्र स्थापित होगा। इन कदमों से हम 10 से 12% तक आर्थिक विकास दर हासिल कर सकते हैं। सरकार को तय करना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए उच्च वर्ग का वित्तीय समर्थन अधिक लाभप्रद है या आम जनता के वोट। हेलीकॉप्टर मनी के वितरण से सरकार को उसी प्रकार का राजनीतिक लाभ होगा जैसा कांग्रेस को 2009 में मनरेगा से हुआ था। दूसरा आर्टिकल है, उदाहरण पेश करती योगी सरकार। राजनीति में धारणा बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह नेता और यदि वह सत्ता में है तो उसकी सरकार की ओर से किए गए कार्यों और व्यक्तिगत आचरण से बनती है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वह अपने त्वरित, कड़े और लीक से हटकर लिए गए जाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इसका एक हालिया उदाहरण मुरादाबाद में शमशान गृह की छत गिर जाने से हुए हादसे के बाद उनकी ओर से लिए गए फैसलों से हुई है। उन्होंने दोषी माने गए ठेकेदारों के साथ अधिकारियों की गिरफ्तारी तो कराई ही, उन पर रासुका भी लगाने की घोषणा के साथ ही यह भी कहा कि पूरे नुकसान की वसूली उनसे ही की जाएगी। स्पष्ट है कि इस कड़े फैसले की व्यापक चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कई ऐसे कदम भी उठाए हैं जो दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाकृत चर्चा नहीं हुई है। बीते एक दशक में इस बीमारी के कहर से हजारों बच्चे मारे गए हैं, यानी कि जो पूर्वांचल में कई बीमारियां ऐसी चली हैं, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो वाकई में सराहनीय हैं। सरकारी अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते रहने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की बनी है कि वह न केवल ईमानदार हैं बल्कि परिश्रमी भी हैं। भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते हैं। वह भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते। अब तक 1000 से ज्यादा सरकारी कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई है। इस दौर में जब उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप पर ही चुनाव लड़े जाते रहे हों, यह एक बड़ी उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ की ईमानदार छवि के कारण ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन पाया और 2022 के चुनाव में भी इसके आसार नहीं दिखते। यह भी एक तथ्य है कि किसी मामले में सकारात्मक प्रचुरता आमतौर पर मुद्दा नहीं बनती। हमें इस प्रवृत्ति को बदलना होगा जिसके तहत सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया जाता है। हमें उन बातों की भी चर्चा करनी चाहिए जो सकारात्मक हो। इससे शासक वर्ग अच्छे हैं और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित होगा और जनता को लाभ मिलेगा। अगर बिजली की कमी पर चर्चा होती है तो उसकी उपलब्धता पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर अपराध पर चर्चा हो सकती है तो अपराधियों पर कार्रवाई पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार पर चर्चा हो सकती है तो ईमानदारी पर भी चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी।
कृषि कानून के साथ साथ किसानों के आंदोलन पर विचार विमर्श कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए एक बार फिर वही संकेत दिए हैं जो उसकी ओर से कुछ समय पहले भी दिए गए थे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने और इन कानूनों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने जैसे कदम उठाएगा या नहीं। इसका फैसला जो भी हो, लेकिन इसे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को यह संदेश जाए कि वे सड़कों पर उतरकर किसी भी कानून के अमल को रोक सकते हैं। यदि ऐसा कोई संदेश गया तो दिल्ली आए दिन वैसे ही धरना प्रदर्शन में घिरी रहेगी जैसे बीते लगभग 45 दिनों से घिरी हुई है। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट को संसद से पारित कानूनों की वैधता परखने का अधिकार है, लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि उनकी समीक्षा के लिए समितियों का गठन करने लगे। न्यायपालिका को ऐसी किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जिससे विधायिका और कार्यपालिका के फैसलों की विसंगतियों को दूर करने के नाम पर उनके अधिकारियों में कटौती होती दिखे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए कि खुद सरकार कृषि कानूनों की कथित खामियों को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने की पेशकश कर चुकी है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि रोनाल्डो ने सर्वाधिक गोल के रिकॉर्ड की बराबरी। दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर में एक नया मुकाम हासिल किया है। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रोनाल्डो ने अब अपने कैरियर में कुल 759 क्लब और पुर्तगाल को कुल मिलाकर गोल दागे हैं और वह अब फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले गोलकीपर हो गए हैं। तो ये आज का यानी 12 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।